अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत दिनों के बाद हम सवालों के जवाब मैं देने जा रहा हूं आपको। तो अच्छा सेशन रहेगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। पहला क्वेश्चन है जी कि टीकेटी इज़ ए गुड स्ट्रेटजी। आई एम यूजिंग इट इन पीएसएक्स बट टीकेटी फुली एप्लीकेबल फॉर क्रिप्टो करेंसी। देखिए, मैंने क्रिप्टो करेंसी पर इसको टेस्ट नहीं किया, बट आप टेस्ट करके देख लें, काम करेगी। ऐसा नहीं है कि उस पर काम नहीं करेगी, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी ये इसको काम करना चाहिए, बट मैंने बैक टेस्टिंग नहीं की। ठीक है, अगर कोई बंदा मुझे बैक टेस्टिंग करके बताए कि इसके ऊपर काम कर रही है नहीं कर रही, तो पहले बैक टेस्ट करें, उसके बाद हम देखेंगे कि क्रिप्टो पे काम कर रहा है कि या नहीं कर रही। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन जो है वो बेसिकली ज़रा ज़्यादा उन्होंने अंग्रेज़ी लिख दी है इसमें। कहना ये चाह रहे हैं कि एयरलिंक और साजगार जैसा कोई स्टॉक कैसे फाइंड करें, बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मैं जवाब आपको देना चाहता हूँ कि जब भी आप वॉच लिस्ट बनाते हैं अपनी, ठीक है, तो वॉच लिस्ट के साथ साथ मैंने कल एक बात की थी कि आप बिल्टी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास फर्ज कर लें 50 स्टॉक्स आपने वॉच लिस्ट में डाले हुए हैं, बट पूरी मार्केट के अंदर आपको कुछ एक दो स्टॉक्स ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि अच्छे चल रहे हैं, जिसके ऊपर ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आ रही है आपको। तो पहली बात तो यह है कि मल्टी बैगर्स जो स्टॉक्स होते हैं उनको अगर आप ढूंढने जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम रहेगी सारी ज़िंदगी आपके लिए। लेकिन आपको वैसे ही जब आप टीकेटी यूज़ कर रहे होंगे या आप वॉच लिस्ट आप बना के काम कर रहे हैं और दो तीन बिल्टीज ऐड करते चले जा रहे हैं उसके अंदर, तो वो जो मल्टी बैगर स्टॉक है वो आपको ऑटोमेटिकली आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। मल्टी बैगर स्टॉक बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में आता है, बट जीता वही है जिसने उसको होल्ड की कैपेसिटी होती है। होल्डिंग कैपेसिटी किसके अंदर है? होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि स्टॉक अगर प्रॉफिट में जा रहा है उसको होल्ड करना, उसको मैं कहता हूं होल्डिंग कैपेसिटी। लॉस में तो हर बंदा 99.9% लोग जो हैं वो स्टॉक में उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी होती है, बट प्रॉफिट के अंदर होल्डिंग कैपेसिटी जो है ना वो एक अलग गेम है। ठीक है, तो हम इसी हवाले से हम एयरलिंक को मैं कर लेता हूँ, डिस्कशन कर लेता हूँ एयरलिंक के हवाले से। एयरलिंक देखें, जब भी पहली बात तो ये है कि मल्टी बैगर स्टॉक या साजगार या एयरलिंक जैसा स्टॉक जो है वो आपको वक्त से पहले नहीं पता चल सकता। अगर वक्त से पहले पता चल जाए मेरे भाई, तो पूरी जो हमारी स्टॉक्स की इंडस्ट्री है, ब्रोकर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं और बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, अपना सारा पोर्टफोलियो बेचें और एयरलिंक और साजगार जैसा स्टॉक खरीद लेते। लेकिन उनको भी नहीं पता होता, तो एक ख़ास लिमिट में ही हम किसी स्टॉक के अंदर बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब एयरलिंक है, जैसे एयरलिंक जब चलना शुरू हुआ तो हमें तो नहीं पता था कि एयरलिंक, जब फर्ज कर लें यहाँ से जिस दिन यहाँ पे था और जिस दिन मैं आपको बताऊँ टीकेटी में जब हमारी एंट्री हुई है ना इसके अंदर भाई, तो उस टाइम रेट था 143। 143 से आज हो गया वो 224। तो 143 के बाद जब एंट्री हुई है ना हमारी टीकेटी, उसके बाद हमें मौका मिला ही नहीं टीकेटी के अंदर, यानी कि टीकेटी ने हमें 143 पे एंटर करवाया। उसके बाद टीकेटी के अंडर हमारी एंट्री नहीं हो सकी। फिर हम प्राइस एक्शन में दो दफा में, एक जगह जाके प्राइस एक्शन में प्राइस, उसके बाद टीकेटी के बाद प्राइस एक्शन आया और प्राइस एक्शन हमारा जो था वो था 208। 143 के बाद प्राइस एक्शन की बारी आई 208। इससे पहले अगर आपको एंट्री लेना चाहते हैं, वो रिस्क, वो आप कोई और स्ट्रेटजी आपके जहन में है या कोई वैसे ही मोमेंटम के साथ जो जाते हैं, जिसको मैं फ्लूक कहता हूँ, फ्लूक के साथ आप बाय कर लें तो कर लें। लेकिन ये दो स्ट्रेटजीज के मुताबिक एक ने एंट्री कराई 143 पे, एक ने एंट्री कराई 208 पे। तो अब देखें, अब होता यह है कि देखें, अब जब फर्ज कर लें यहां से वो नीचे आया 208, जहां पर मेरा कर्सर है, मैं आपको निशान लगा देता हूं। देखिए, यहां से वो नीचे आना शुरू हुआ, थोड़ा सा उसने करेक्शन ली। करेक्शन के बाद जब वो नीचे आ रहा था, तो देखिए जब नीचे आ रहा तो नहीं पता होता कि यार वो और नीचे ड्रॉप ना जाए, यहीं से इसकी गेम खत्म ना हो जाए और नीचे ना चला जाए, इसलिए हम उसको नीचे बाय नहीं करते। बार बार मैं कहता हूँ नीचे हम बाय नहीं करते, हम इसको ऊपर बाय करते हैं। तो जब ये ऊपर गया तो हमने एक लाइन लगा ली, ये देखिए ये वाली लाइन हमने लगा ली, ये लाइन लगा ली, इस लाइन के ऊपर हम बाय करेंगे ताकि हम पता चल जाता है कि यार अब मोमेंटम दोबारा बन गया स्टॉक का। ठीक है, अच्छा, इस लाइन के बाद हम एंट्री की हमने 208 के बाद,
और 208 के बाद जिसने एंट्री नहीं की तो ठीक है, अब 224 चल रहा है। अब जो एंट्री बन रही है इसकी वो बन रही है 224, यानी कि 224 से अब एयरलिंक मुझे अच्छा लग रहा है। अगर 224 तोड़ेगा तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। 224 से अगर ऊपर रहता है तो हमें अपनी पोजीशन को बनाए रखना है, ठीक है। उससे पहले 224 से पहले 208 का रेट था कि 208 से बाद अच्छा था, 208 तोड़ता हम बेच देते उसको। इसी तरह अपनी पोजीशन को आप इसके साथ बना सकते हैं, इंटैक्ट रह सकते हैं एयरलिंक के साथ या एयरलिंक जैसे स्टॉक के साथ। तो मल्टी बैगर स्टॉक रखने के लिए सर एक डिफरेंट साइकोलॉजी चाहिए, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली भी साइकोलॉजी इसके अंदर चलती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट चल रहा है तो अपना स्टॉप लॉस आप बहुत नीचे कर दें। ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि आप किसी भी स्टॉक से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया हमारा एयरलिंक। और मल्टी बैगर स्टॉक जो है, जैसे एयरलिंक था हमारे पास, फिर साजगार है, तो ऐसे स्टॉक्स को काबू करने का यही तरीका हो सकता है, टीकेटी, उसके बाद प्राइस एक्शन, दोनों में आपने मास्टर होना है। और जो आपकी वॉच लिस्ट के अलावा भी मैं कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूँ तो उसको भी उनको भी आप देख सकते हैं कि उसके अंदर आपने कैसे एंटर होना है। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टॉक्स शुड बी ट्रेडेड इन पोर्टफोलियो। देखें, आपके पास 50 अगर आपकी वॉच लिस्ट में स्टॉक्स है ना, तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 15, 16, 18 स्टॉक्स आएंगे आपके पोर्टफोलियो में। अगर आप टीकेटी को कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा आएंगे नहीं। 10, 12 तक रहेंगे आप, 12, 15, 18 तक जाएंगे, इससे ऊपर जाएंगे नहीं आप, ठीक है। सारे स्टॉक्स एकदम से आपके परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर तो आपके स्टॉक्स, आपके सारे स्टॉक्स आपके परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर आपने देखना है कि आप जो अच्छे स्टॉक्स चल रहे हैं उन्हीं में रहें, और जो कंसोलिडेशन में चल रहे हैं उनको आप सेल करें और अच्छे स्टॉक्स में रहें। तो 15, 16, 17, 18 से ज़्यादा ऊपर पोर्टफोलियो में आपके स्टॉक्स होने नहीं चाहिए, जब तक आप कोई सिस्टम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप मैनुअली काम कर रहे हैं, सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो फिर तो 100 स्टॉक्स भी हो तो कोई इशू नहीं है, जो कि अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में नहीं है। तो ये हमारे साथ मसला है थोड़ा सा। इसके बाद है जी, अगर आपका स्टॉक है ही लॉस में तो उसको होल्ड करने का फ़ायदा क्या है मेरे भाई? इसका मतलब समझ में नहीं आया मेरे भाई। अगर आपका स्टॉक एक ज़्यादातर क्या करते हैं लोग, 100 रुपये का स्टॉक लिया, 102 का बेच दिया, 104 का बेच दिया, 105 का बेच दिया, हद मारी 110 का बेच दिया। लेकिन जब माइनस में होता है, 100 का 99 हो जाता है, 95 हो जाता है, 90, 85, 80, तो नीचे जब होता है, लॉस में होता है, तो आप उसको सेल नहीं करते। तो कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं यार जब तक मैं सेल नहीं करूंगा तो मैं तो लॉस बुक नहीं करूंगा। तो लॉस होना में और लॉस बुक होने में फ़र्क होता है। लॉस आपको हो गया, जब 100 का स्टॉक आपका मार्केट में 90 का रह गया, तो लॉस तो 10 रुपये हो गया आपको। अब आप नहीं समझते, वो आपका मसला है कि उसको आप हम उसको टेक्निकली अनरियलाइज्ड और रियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस बोलते हैं। तो लॉस तो हो गया, आप बेशक उसको बुक नहीं कर रहे, वो आपका एक साइकोलॉजिकल इशू है, बट लॉस हो जाता है आपको। इसके बाद है सर आरएसआई नीचे आ रहा हो तो किस आरएसआई पर सेल करना होता है? हम आरएसआई पे सिर्फ बाय करते हैं, सेल नहीं करते जी। और शॉर्ट सेलिंग करते हैं, लेकिन अभी शॉर्ट सेलिंग की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई अभी तक। तो आरएसआई पे शॉर्ट सेलिंग होता है, बट बाइंग जब हम करते हैं तो सिर्फ आरएसआई को देखते हुए करते हैं, और सेलिंग हम सिर्फ हमारा सिंपल स्टॉप लॉस होता है परसेंटेज के अंदर। ठीक हो गया जी। ये थी जी आज की वीडियो। और थोड़ा सा मार्केट का टाइम चल रहा है तो मोबाइल भी तंग करता है। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।